हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। आइए हम लोग पेज नंबर 7 देख लेते हैं बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का। ठीक है, बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का पेज नंबर 7 देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। वीडियो बाद में लंबी हो जाती है, ठीक है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो देखिए मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, मौर्य साम्राज्य ये कहाँ शासन कर रहा था? मगध पर। मगध पर शासन कर रहा था। उसका अंतिम शासक जो था उसका नाम था बृहद्रथ। सर ये मगध साम्राज्य की ये आपके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी जो है। और अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ, ठीक है ना, बृहद्रथ थे। सर ये स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और अंतिम शासक बृहद्रथ थे। ये कब से कब तक चला था सर? 321 ईसा पूर्व से लेकर के 185-84 ईसा पूर्व के आसपास चला था। इस चीज को भी आप याद रखना है। 321 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य की सहायता से इसकी स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने के दरबार में भेजा गया था। ठीक, ये मेगास्थनीज वही है जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक इंडिका की रचना की थी। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने, ठीक है। सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था। सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इस चीज को भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिका वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, ठीक है ना, उसका नाम है दिव्यावदान। तो दिव्यावदान जो पुस्तक है उसने बिंदुसार, पहली बात तो आपको बता दूं, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ये पुत्र था। कौन? बिंदुसार, ठीक है ना। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। अशोक यानी अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। तो पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, क्या नाम है इसका? दिव्यावदान, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। और बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। जिसने मतलब उपनाम भी था, उसको बोलते थे अमित्र घात। क्या बोलते थे? अमित्र घात। अमित्र घात आपको याद रखना है, अमित्र घात, ठीक है। यानी कि जो जितने भी शत्रु का नाश करने वाला। आगे देख लेते हैं। अमित्र घात हो चुका है, अब आगे देख लेते हैं। ये कहने का मतलब बिंदुसार जो था ये दूसरा मौर्य वंशीय शासक था। पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, वह पुस्तक हो चुका है, उसको बता चुका हूँ, दिव्यावदान। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय। देखिए मौर्य काल में अगर पूछे कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था, ये फौजदारी प्रकार का न्याय करता था। इस चीज को ध्यान रखना है, फौजदारी प्रकार का एक न्याय करता था। कौन? कंटक शोधन। बड़ी बात, कंटक शोधन था क्या? मौर्य काल में न्यायालय था। ये फौजदारी प्रकार का न्याय करता था, आपको बस ध्यान रख लेना है इस चीज को। समाहर्ता कौन थे? जो महासंग्रह, जो कलेक्टर होते थे, जो उसके चीफ कलेक्टर होते थे, वो उन्हें क्या कहता था? समाहर्ता। समाहर्ता जो होते थे कलेक्टर, जैसे आज नहीं टैक्स वगैरह जो कलेक्ट करते थे उन्हें बोलते हैं समाहर्ता, ठीक है। जो समाहर्ता जो है ये एक प्रकार से राजस्व कलेक्टर था, जो है राजस्व का कलेक्टर संग्रह करता होता था। तो मौर्य साम्राज्य के राजस्व संग्रहकर्ता को क्या कहते थे? समाहर्ता कहते थे। पूछा गया है हर एग्जाम में। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। तो शासकीय भूमि से जो भी प्राप्त आय होती थी उसे सीता कहा जाता था, ठीक है। सीता भूमि। सीता भूमि क्या होती थी? सरकारी भूमि जो थी, जो भी उससे जो आय प्राप्त होती थी उसे क्या कहते थे? सीता कहते थे। इस चीज को ध्यान रखना है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो तक्षशिला। तक्षशिला जो है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आपको बता दूं, बहुत लोग नालंदा कंफ्यूज करते होंगे, तो नालंदा की स्थापना तो बहुत बाद में गुप्त वंशीय शासक कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है। तो नालंदा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या? तक्षशिला। ये वर्तमान में पाकिस्तान में कहाँ पर है? अब तक्षशिला के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं, मौर्य वंश की स्थापना में सबसे बड़ा रोल था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? एक प्रकार से टीचर कौन थे? तो उनका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। कौटिल्य इनके कई सारे नाम
जो उनका मूल नाम था वो था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। इस चीज को नहीं बोलना है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सारे इनके नाम थे। ठीक, ये सारे इनके नाम थे किसके? इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इस चीज को भी नहीं बोलना है, अर्थशास्त्र। लेकिन इतना जान लेना कि अर्थशास्त्र जो है राजनीति से संबंधित पुस्तक है, न कि अर्थव्यवस्था से। इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है। इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ इसमें नहीं था। इसमें राजकाज के बारे में चीजें बताई गई हैं और राजनीति से प्रेरित चीजें हैं, न कि आप अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज मत समझ लेना। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। और इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? यही तक्षशिला से प्राप्त की थी। इस चीज को ध्यान रखना है। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। और तक्षशिला के बारे में आपको जानना है कि वर्तमान में कहाँ पर है ये पाकिस्तान में है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, नहीं तो आप लोग गलती से बिहार में समझ लोगे। क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है, वहां पंजाब प्रांत है, वहां पर है, एक प्रकार से रावलपिंडी जिले के आसपास। ठीक है, तक्षशिला। आगे देख लेते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, बता चुका हूँ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है कितने? 15 अधिकरणों में। 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में आपसे बता चुका हूँ, इकोनॉमिक्स के ऊपर किताब नहीं है ये राजनीति से, राजनीति के ऊपर किताब है। राजकाज कैसे चलाते हैं उससे संबंधित किताब है। कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त, चाणक्य, ठीक है ना, और अर्थशास्त्र की रचना, इसको याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ठीक है, कौटिल्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्हीं की सहायता से जो है इसको नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को हरा करके गद्दी पर बैठता है। धननंद को हरा करके गद्दी पर बैठता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है, तो भाबरू जो है शिलालेख है, इसमें अशोक ने, मैं भी फिर आप जान लीजिए कि अशोक, हालांकि कभी ये मौर्य नहीं लिखते, लेकिन अशोक जो है इन्होंने, ये मौर्य वंश के शासक थे, बताइए आपका। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके पुत्र कौन थे? उनके पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। ठीक है, इस तरीके से ये सब तीनों ही मौर्य वंश के थे। तो अशोक जो है, इन्होंने बुद्ध धर्म को मतलब कि काफी उसका प्रचार प्रसार किया, लेकिन अपने बेटे और बेटी को जो है श्रीलंका भेजा। महेंद्र और संघमित्रा को कहा भेजा था? श्रीलंका भेजा था, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध के, बुद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। जो बुद्ध धर्म में त्रिरत्न है वो है BDS, बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, ये आपका बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। जबकि जैन धर्म का त्रिरत्न क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इस चीज को ध्यान रखना, ज्ञान, दर्शन और आचरण कहाँ का है? जैन धर्म का त्रिरत्न है। तो अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। और कौन सा शिलालेख है? भबरू शिलालेख। भबरू शिलालेख आपको याद रखना है। भबरू शिलालेख जो है, इसमें इन्होंने त्रिरत्न पर विश्वास प्रकट किया है। और ये जो है आपका राजस्थान में, इसमें कहाँ पर है? राजस्थान में है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देख लेते हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो स्वयं को मगध का सम्राट बताने वाला ये भी क्या है? भाबरू स्तंभ है, ये राजस्थान में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाबरू स्तंभ में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो देखिए प्राकृत भाषा का कई सारी भाषाओं का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका प्राकृत सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के जो ब्राह्मी अभिलेख थे उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। तो इस चीज को भी याद रखना है। और अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं, प्रियदर्शी नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये अशोक वाली बात हो गई। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल यानी दुर्भिक्ष, अकाल आपको पता है वो दुर्भिक्ष जो होता है, ठीक है ना, उसका उल्लेख कहाँ पर है? सोहगौरा अभिलेख में। सोहगौरा कहाँ है सर? गोरखपुर में। वही गोरखपुर जहाँ से हमारे बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। तो फिर ये गोरखपुर का है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है सर? राप्ती नदी के किनारे है। राप्ती नदी के किनारे सर। तो अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल या दुर्भिक्ष का उल्लेख है, तो वो कहाँ का अभिलेख है? सोगौरा का। सोगौरा कहाँ पर है सर? गोरखपुर में। गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे है सर। और राप्ती को आप ताप्ती से कंफ्यूज मत करना। राप्ती जो है ये आपके
गोरखपुर नदी किस नदी किनारे? राप्ती के। और ताप्ती के किनारे कौन है? सूरत है। ठीक है, ताप्ती के किनारे कौन है? सूरत। तो इसलिए ताप्ती अलग नदी है और राप्ती अलग है। राप्ती के किनारे गोरखपुर, ताप्ती के किनारे सूरत। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना अगर आप देखेंगे, पहले बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। आपको बता चुका हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया, इसकी अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, और गद्दी पर आसीन हुए और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक, तो पहले बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य था, इसकी राजधानी क्या थी चंद्रगुप्त मौर्य की? पाटलिपुत्र। इस चीज को भी ध्यान रखना है। वहां पर एक लकड़ी का महल बनवाया गया था कुम्हरार में। कुम्हरार आपको पता होगा, कुम्हरार कहाँ पर है? पटना में। कुम्हरार आज भी है पटना में, लकड़ी का महल। ठीक है ना, कुम्हरार पटना, इस चीज को ध्यान देना। और मेगास्थनीज जो कि सेलुकस निकेटर का जो है राजदूत था, इनके दरबार में आया था। ग्रीक राजदूत था ये, इनके दरबार में आया था और इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। क्या लिखी थी? इंडिका पुस्तक। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। ठीक, एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। फिर प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। विशाख, तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम भी इन्होंने लिखी थी। देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। और देवी चंद्रगुप्त भी किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। वह अभिलेख जिसमें साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। पश्चिमी भारत में आपको पता ही है, मतलब गुजरात वाला साइड पूरा पोर्शन। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, कौन सा अभिलेख? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है। सर जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में है वर्तमान में। जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख जो है, ये पहली बात तो इसके बारे में हम जान, पहला संस्कृत अभिलेख, संस्कृत अभिलेख जो आपका यही था, जो है जूनागढ़ अभिलेख। और यहाँ पर एक झील थी, सुदर्शन झील, इसका भी निर्माण का एक प्रमाण है, उसको मरम्मत भी करवाया गया था। ठीक है, इस तरीके से अभिलेख जिसे साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, यहाँ पर ये जो सुदर्शन झील वाली बात मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई थी। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बता चुका हूँ। ठीक है, पाटलिपुत्र जो कि सोन और गंगा नदी के तट पर स्थित है, बिहार के पटना में। और यहाँ पर इनका महल है कुम्हरार, कुम्हरार में लकड़ी का महल। ठीक है, और वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य। दक्कन या दक्षिण भारत वाले क्षेत्र की विजय किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत बड़े साम्राज्य, भारतीय साम्राज्य की स्थापना भी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वो कौन है? विशाख दत्त। मैंने आपसे कहा दो उनकी पुस्तक है, एक तो देवी चंद्रगुप्तम, एक विशाख, एक मुद्रा राक्षस। दोनों में ही इन्होंने काफी अच्छा वर्णन किया हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसमें हुआ है? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस, दो पुस्तकें इनकी है विशाख दत्त की, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, मुद्रा राक्षस ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, इस चीज को भी ध्यान रखना, क्योंकि आजकल प्रश्न डिटेल में भी पूछ ले रहा है किस भाषा में था। तो मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में। कौटिल्य अथवा चाणक्य, और एक नाम और विष्णुगुप्त, ये किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ये कहाँ शिक्षा ली थी? तक्षशिला में। ये इनका गुरु भी थे। ठीक है, इनके गुरु भी थे। तक्षशिला कहाँ पर है सर? वर्तमान में पाकिस्तान में। और आगे देख लेते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी कौटिल्य ने। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति पर आधारित पुस्तक है, न कि अर्थव्यवस्था पर। और इसे जो है मैकियावेली से इससे कंपेयर किया था। ठीक है ना, प्रिंस का जो मैकियावेली का जो प्रिंस है, उससे इसकी संज्ञा कंपेरिजन की जाती है। मैकियावेली की पुस्तक है प्रिंस, उससे इसकी तुलना की जाती है, इसको ध्यान रखना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों में प्रकाश डाला गया, बता चुका हूँ। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किसने किया था? तो मौर्य राजवंश ने। तो पहले तो हर्यंक, फिर किसने? फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, और फिर कर्ण वंश। इसके बाद सातवाहन आ गए थे, सातवाहन वंश के लोग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये सब ये क्रम है जो कि मगध वंश पर शासन करने वाले लोग।
हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। ठीक है। और बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। इस चीज को ध्यान रखना है, बृहद्रथ। ठीक है। बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अच्छा आगे देख लेते हैं। नंद वंश के पश्चात ही बता चुका हूँ, मगध पर शासन किसने किया? मौर्य राजवंश ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने बताया कि जो सेंड्रोकोटस नाम से जो लिखा हुआ है ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो किसने पहचान की थी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम जोन्स। इस चीज को याद रखना है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर, राजनीतिक सिद्धांतों पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी दिया था। जबकि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलिना का विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। इस चीज को याद रखना है। ठीक है। हेलिना का विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का। सेल्यूकस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। इस चीज को ध्यान रखना है। फिर वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो ये आपका इंडिका है। इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। और मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन, कितने वर्गों में? 7 वर्गों में विभाजित कहाँ किया गया है? विशेष रूप से उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। इंडिका में किया गया है। ठीक है ना। ठीक इस तरीके से मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। ठीक है। इंडिका जो पुस्तक थी ये ग्रीक भाषा में लिखी हुई थी। ग्रीक भाषा में लिखी हुई थी। इस चीज को ध्यान रखना है। और एक बार सभी के अंतिम जो राजवंश जो भी अंतिम जो भी शासक थे उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कि सबसे पहले तो आपको पता है कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। ठीक है। और हर्यंक वंश के बाद जो शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? महा महानंदिन। महानंदिन। इस चीज को ध्यान रखना है। महानंदिन। उसके बाद नंद वंश आता है। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? धननंद। इस चीज को आपने भी देखा किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद को हरा करके गद्दी प्राप्त की थी। और फिर मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसको मैं बता चुका हूँ, बृहद्रथ। ठीक है। बृहद्रथ। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था शुंग वंश का, इसका अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति जो है सबसे अंतिम शासक था किसका? शुंग वंश का। और जो कण्व वंश का सबसे अंतिम शासक था, उसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मन। तो सातवाहनों ने क्या किया? सुशर्मन की हत्या कर दी और कण्वंश समाप्त हो गया। सुशर्मन। ठीक है ना। सुशर्मन इसको याद रखना है। तो सातवाहनों ने क्या किया? सुशर्मन की हत्या कर दी और ये जो कण्व वंश था वो समाप्त हो गया। तो इस तरीके से ये जो पेज था, पेज नंबर 7, ये भी क्लियर हुआ। अब अगली जानकारी अगली वीडियो में। ठीक है। अगले पेज की पेज नंबर 8। थैंक यू।